हमारे चैनल एजुएनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। आइए आज शुरू करेंगे इतिहास को और सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के क्रम में प्राचीन भारतीय इतिहास को और यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की तरफ। ठीक है, शुरू करेंगे सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को। इससे पहले हम ये जानेंगे कि क्यों आवश्यक है आपको इतिहास पढ़ना और क्या है इतिहास। इतिहास क्या है? तो अतीत में घटित कोई भी घटना जिसका हम क्रमवार रूप से अध्ययन कर सकें और जिनके तथ्य आपके पास किसी न किसी रूप में मौजूद हों, चाहे वो कहानी के रूप में, किस्सों के रूप में या फिर मूर्ति भग्नावशेषों, चित्रों या किसी भी रूप में, जब तक ये आपके पास मौजूद नहीं है तब तक ये इतिहास नहीं माना जाएगा। इतिहास तभी माना जाएगा जब आपके पास इन घटनाओं का किसी न किसी रूप में विवरण मौजूद होगा। तो हम इन सभी विवरण को इनके कालक्रम के निर्धारण में प्रयोग करेंगे कि कौन सी घटना पहले हुई और कौन सी घटना बाद में, क्योंकि जो भी परिस्थितियां घटित होती हैं अतीत में, इनका प्रभाव किसी न किसी रूप में वर्तमान परिस्थिति में भी उद्भव होता है। तो इतिहास इसलिए भी आवश्यक है ताकि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों में ये समझ सकें कि ये चीजें आज ऐसी क्यों हैं और प्राचीन समय में ये कैसी थी और इनका आकार रूप बदलते बदलते आज हम किन परिस्थितियों में इनका अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इतिहास जानने के लिए इतिहास आपके लिए क्यों आवश्यक है, ये बात पता चल गई कि वर्तमान परिस्थितियों में चीजें कैसी हैं। प्राचीन हमारा, जैसे मान लीजिए कि हमने अपना जीवन पाषाणकालीन युग से शुरू किया है और उस समय मानव किस रूप में रहते थे, तो वो जंगलों में रहते थे, पत्ते पहनते थे और वो संग्राहक ना होकर फल फूल खाते थे। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और मानव ने कृषि करना शुरू किया, आग की खोज शुरू हुई, पहिए का आविष्कार हुआ। ऐसी परिस्थितियों को बदलते बदलते फिर और आधुनिक चीजों में बदलाव होते गया और हम आज वर्तमान में काफी विकसित हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास का क्रम यहीं रुक जाएगा और हम जितना आज आधुनिक है इससे आगे फिर हम और आधुनिक होंगे, क्योंकि निरंतर विकास का क्रम चलता रहता है। यही प्रकृति की संरचना है। प्रकृति दिन पर दिन बदलती है और आपको जो चीजें पूर्व में थी उनमें कुछ ना कुछ सुधार निरंतर ही होते रहते हैं। तो इतिहास में मूलतः हम यही जानते हैं कि कौन सी घटना पहले कौन सी घटना बाद में हुई और जो अतीत में जो भी घटनाएं हुई उनका प्रभाव वर्तमान परिस्थितियों में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो अगर इतिहास के अध्ययन के स्रोत की बात करेंगे तो दो तरह के स्रोत हमारे पास अवेलेबल है। पहला स्रोत पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या चीजें आती हैं? तो अभिलेख आते हैं, स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये निम्नलिखित आपको इनमें से और इनमें से मिक्स करके देगा और फिर पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए आप पहले सबसे पुरातात्विक स्रोतों में क्या होते हैं। तो अभिलेख आप जानते हैं, अभिलेख किन्हें कहते हैं? तो जैसे पाषाण युग में या फिर आप सबसे ज्यादा तो आप अशोक कालीन युग में देखते हैं कि कई सारे अभिलेख आपको मिलेंगे, है ना। पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख है और ताम्र पत्रों पर लिखे हुए लेख, ये सब क्या है? गुफाओं के दीवारों पर कुछ लेख या फिर लिखे गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अभिलेखों कहलाते हैं। ठीक है, तो अभिलेख, स्मारक और भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला और मोहरे, ये सब किसका भाग है? तो ये पुरातात्विक स्रोत का भाग है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखें तो एक चीज और नोट कर लीजिए, यह अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी, ठीक है। स्मारक, अब यहाँ से साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में भी दो तरह के स्रोत मौजूद हैं। पहला भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य, क्योंकि आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत में से तो आप निश्चित ही परिचित हैं।
लेकिन जब हम प्राचीन भारत की बात करेंगे तो उस समय भी कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जैसे यूनानी भारत में आए, ठीक है। तो और यूनानी भारत में आए, कुछ चीनी नागरिक भी आए यात्रा करने के उद्देश्य से और कुछ सीखने के उद्देश्य से, तथा तक्षशिला और उस समय जो सबसे नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध था, तो वहाँ अध्ययन के उद्देश्य से भी कुछ चीनी यात्री आए। तो उनके द्वारा लिखे गए भी जो उनके द्वारा लिखे गए भी ग्रंथ जो है किसका उदाहरण है, विदेशी साहित्य का, ठीक है। और कुछ अरबी लेखक भी आए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य में कौन कौन से भाग हैं? भारतीय साहित्य को 3 भागों में बांटा हमने। धार्मिक साहित्य, यानी जिसमें रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य शामिल है, तो धार्मिक साहित्य। और फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या होता है? वो साहित्य जिसका संबंध धर्म से नहीं है, लेकिन काल परिस्थितियों पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो उस समय के बारे में जानकारी देते हैं। इन्हीं को हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहते हैं। और उसके बाद ये संगम साहित्य की बात करें तो ये दक्षिण भारत के समय में जो भी साहित्यिक रचनाएं हुई हैं, यानी कि दक्षिण भारत को एक अलग रूप में पढ़ते हैं, इन यहाँ के साहित्य को ही हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया कि हम भारतीय साहित्य को 3 क्रम में बांटेंगे। कौन कौन सा क्रम होगा? धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। अब यहाँ से देखिए, धार्मिक साहित्य को भी 3 क्रम में बांटा गया है। ये 3 क्रम कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये जितना भी आप सब देख रहे हैं ये सारे चैप्टर हैं अलग अलग, क्योंकि बौद्ध धर्म अलग चैप्टर है, जैन धर्म अलग चैप्टर है। तो हम यहाँ पर अभी इसको खाली आपको हेडिंग के रूप में बता रहे हैं। इसके बाद ये जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब हम इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको यहाँ पर देखिए कि बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ब्राह्मण साहित्य में किन ग्रंथों को रखा गया। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है ना। ऐसे करके बहुत सारे साहित्य ब्राह्मण साहित्य का भाग है। दर्शन, महाकाव्य, पुराण, स्मृति, ये सब किसका भाग है? ब्राह्मण साहित्य का, ठीक है। उसके बाद बौद्ध साहित्य में जो मुख्य रूप से 4 किताबों को देखते हैं हम लोग, कौन कौन सी? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसके बाद मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित और दिव्यदान। अब यहाँ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की है, ठीक है। और ये भी पूछता है सुत्त पिटक, ये सारे ही क्वेश्चन हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे जैन साहित्य की ओर, और हम जैन साहित्य में देखेंगे किसको? तो वशिष्ठ वर्मन, भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, इनका विस्तार से वर्णन जब जैन धर्म को देखेंगे, जैन धर्म और जैन धर्म के विस्तार को, वहां पर हम इसको जो है डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद चले आइए धर्मनिरपेक्ष साहित्य की तरफ। धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो साहित्य हैं जिनका संबंध धर्म से ना होकर राजनीति से या किसी अन्य क्षेत्रों से इनका संबंध है, ठीक है। किसी राज्य की खास शासन प्रणाली या शासन प्रणाली में किस तरह का विस्तार किया गया, किस तरह के चेंजमेंट दिखाए गए, ये सब चीजें धर्मनिरपेक्ष साहित्य का भाग है। इन धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष साहित्य है वो अर्थशास्त्र है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की है, ठीक है। और ये किसके संबंध में है? तो ये जब मौर्यकालीन शासन प्रणाली में से संबंधित है, यानी मौर्य काल में किस तरह से शासन व्यवस्था थी, या फिर इसका सीधा संबंध राजनीति से है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध कहाँ से है? तो राजनीति से है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। उसके बाद राजतरंगिणी, इसके लेखक कौन थे? कल्हड़, जिन्होंने कश्मीर के शासन व्यवस्था के बारे में बताया है, ठीक। फिर अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना पाणिनि ने की है। मुद्रा राक्षस भी मौर्य काल से संबंधित एक ग्रंथ है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये एक जो है कालिदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है, ठीक है। तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष साहित्यों का संबंध अलग अलग क्षेत्रों से है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखेंगे संगम साहित्य, और ये संगम साहित्य जितना भी है ये दक्षिण भारत के से संबंधित है। और इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो तिरुकल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखली
और जीवक चिंतामणि। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ये पूछता है कि तिरुक्कल किस चीज से संबंधित है या इसके रचनाकार कौन है, और शिल्पाधिकारा मणिमेखलाई, इनके ज्यादातर रचनाकार से ही प्रश्न पूछे गए हैं, इनके रचनाकार कौन है। और कभी कभी ये भी प्रश्न बने हैं कि इनका संबंध किस चीज से है, बहुत डीपली पूछेगा तब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि इनका संबंध किन क्षेत्रों से है। बाकी यहाँ से सिर्फ यही पूछा है कि इनके लेखक कौन है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखेंगे हम लोग विदेशी साहित्य को। और विदेशी साहित्य में कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत में हम 3 तरह के विदेशियों को देखेंगे। कौन कौन से, यूनान से आने वाले, चीन से आने वाले और कुछ अरबी लेखक, ठीक है। तो यूनान व रोम के लेखकों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध मौर्य काल इतिहास से है, मेगास्थनीज है ना, जिसने इंडिका की रचना की, तो मेगास्थनीज को देखेंगे। टॉलमी, हेरोडोटस, नियाकर्स और अरिस्टोबुलस, ये सभी किससे संबंधित है, यूनान से, या फिर इनमें से कुछ रोम के लेखक भी हैं, ठीक है। उसके बाद चीनी यात्री आए भारत में, कुछ शिक्षा के उद्देश्य से आए थे, कुछ यहाँ पर भ्रमण करने के उद्देश्य से कि किस तरह का है भारत, किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से यहाँ पर व्यापार होता है, ठीक है। इन सब की को देखने के लिए कुछ चीनी यात्री भी भारत आए। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण चीनी यात्री हैं वो फहियान, ठीक है, वेनसांग, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया वेनसांग, और इसने बहुत सारी जानकारी हर्षवर्धन के काल से संबंधित इसके इतिहास, इसकी ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। और इत्सिंग, ये कुछ महत्वपूर्ण चीनी लेखक हैं। और कुछ अरबी लेखक आए, जिसमें से अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्नी बतूता, और ये इब्नी बतूता तो बहुत ज्यादा फेमस है, इसने रेहला नाम की किताब लिखी है ना, ये मोरक्को का यात्री था। और मुझे लगता है कभी भी आप वनडे एग्जाम उठाकर देखेंगे तो यहाँ से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा है, ये फहियान और वेनसांग से, इब्नी बतूता से और मैग्नेस्थिस से, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसको याद रखेंगे, इनको किन भागों में बांटकर पढ़ेंगे, यानी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत 2 तरह से। फिर पुरातात्विक स्रोतों में किन किन चीजों को शामिल किया गया है और साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये आपको पूरा इसी तरह से चार्ट में याद रखिएगा। जब इसको याद रखेंगे आप तो आसानी से जब हम चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये चीजें क्यों महत्वपूर्ण थी। जैसे कि जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे और वहाँ पर वेद की चर्चा करेंगे, पुराणों की चर्चा करेंगे, तो आपको ये याद आएगा कि ये किसका भाग था, तो ये धार्मिक साहित्य का भाग है, ठीक है। तो जब आप इसको चार्ट के क्रम में याद रखेंगे तो आपको ये बेहतर रूप से याद रहेगा, और जब आप चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो आपके दिमाग में ये बार बार रिवाइज होगा कि ये किन चीज़ों का पार्ट था और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ से हम इतिहास की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित ही कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।